एक दिन क्लास में मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे एक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि सर आज के लिए आप सिर्फ ऑप्शन बायर रहोगे, आपको हम लोग एक टास्क दे रहे हैं जिसमें आप सेल नहीं कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन को सिर्फ बाय कर सकते हो। तो अगर हम आपको ऑप्शन चेन दिखाएं तो आप एज अ ऑप्शन बायर उस ऑप्शन चेन में सबसे पहली चीज क्या देखोगे? तो आंसर मैंने कहा कि अगर मुझे सिर्फ ये मौका मिला है कि मैं सिर्फ ऑप्शन बायर हूं, तो जब मैं ऑप्शन चेन को खोलूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। दो तरह के उसमें व्यू होते हैं। जब आप ऑप्शन चेन को खोलते हो तो उसमें आपको एक तो ये दिखेगा कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना है ना, स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे। एक होता है दूसरा ग्रीक व्यू। तो अगर मैं ग्रीक के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मैं हमेशा सिर्फ ये देखूंगा सबसे पहले कि मार्केट में वोलाटिलिटी कितनी है। उन्होंने कहा वोलाटिलिटी देखोगे, बाकी सब पर ध्यान नहीं दोगे कि ये डेल्टा कितना है, ये जो थीटा कितना है, ये जो गामा कितना है, इन सब के बारे में जो इतनी सारी बातें आपने की थी उन पर सब पर ध्यान नहीं दोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं इन सबसे पहले मार्केट में क्या देखूंगा? वोलाटिलिटी को देखूंगा। क्यों वोलाटिलिटी को क्यों देखोगे? तो मैंने कहा कि देखो, आप लोग डेल्टा पढ़ चुके हो, करेक्ट, आप लोग गामा पढ़ चुके हो, करेक्ट, आप लोग थीटा पढ़ चुके हो, करेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो डेल्टा है ना, ये ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। ये किसका? ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। ये बायर के सपोर्ट में रहता है, सही है। अच्छा, गामा जो है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ऑप्शन बायर का सपोर्ट में रहता है, तो ये भी बायर के लिए हुआ, करेक्ट, क्योंकि जब डेल्टा को बढ़ाना होगा तो गामा उसे खूब बढ़ाएगा। ये जो थीटा है ये आप लोगों के सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि आज आप सेलर बने हो तो ये आपके सपोर्ट में रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं अब जो नेक्स्ट चीज देखूंगा जो मेरे सपोर्ट में है या नहीं, उसको अपने सपोर्ट में करने के लिए मैं एक चीज चेक करूंगा, वो क्या? वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी को क्यों चेक होगी सर? क्योंकि देखो, अगर मार्केट में ये ना हो, अगर मार्केट में ये नहीं है तो ये नहीं बढ़ेगा, और अगर मार्केट में ये नहीं है तो ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये उसको नहीं बढ़ा रहा है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो मेरे ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा। और एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि मैं सिर्फ बायर हूं, तो मेरे ऑप्शन का जब प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। तो मैं मार्केट में सबसे पहली चीज क्या देखूंगा अगर मैं ऑप्शन बायर हूं? तो मैं वोलाटिलिटी को देखूंगा। ऑप्शन ग्रीक के कॉन्टेक्स्ट में किसको देखूंगा? वोलाटिलिटी को। क्योंकि अगर वोलाटिलिटी ज्यादा है मार्केट में तो मेरा डेल्टा खूब बढ़ेगा, मेरा गामा भी ब्लास्ट होगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरे ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा होगा। ये बात आ रही समझ में? और अगर ये नहीं है तो इन सारी चीजों का होने का कोई फायदा नहीं ऑप्शन बायर को। ये बात आ रही है आपको समझ में? अगर मैं सिर्फ एक ऑप्शन बायर हूं, उस दिन मैं कोई स्ट्रेटेजी, कोई हैजिंग कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ ये टास्क दिया है कि आप सिर्फ बाय कर सकते हो, चाहो तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो, चाहो तो पुट ऑप्शन बाय कर लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वोलाटिलिटी। और वोलाटिलिटी को जो मेजर करता है उस ऑप्शन ग्रीक का नाम होता है वेगा, जो हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। वेगा जो है उसको आप जब डिनोट करोगे तो हम उसको डिनोट करेंगे एक सिंबल से, जिस सिंबल का नाम क्या होता है? इसको हम लोग कप्पा पढ़ते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना क्या, कि जो ऑप्शन ग्रीक मैथमेटिक्स में जो ग्रीक सिंबल होते हैं, कप्पा उनमें से एक ग्रीक सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग ऑप्शन ग्रीक ही बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो ये जो वेगा है, ये वेगा बेसिकली ये भी किसकी साइड में होता है? तो आंसर है वेगा भी बायर की साइड में ही होता है। ध्यान रखना, किसकी साइड में? बायर की साइड में ही होता है। कब कब बेनिफिट देंगे ये डेल्टा, ये गामा, ये कप्पा, ये बायर की तीनों अगर साइड में हैं तो ये बेनिफिट कब देंगे? तो आंसर है जब वोलाटिलिटी हाई होगी। क्या हाई होगी? वोलाटिलिटी। अगर वोलाटिलिटी हाई होगी तो इसका मतलब आपका कप्पा हाई है, यानी वेगा हाई है। और अगर वेगा हाई है तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेंगी, गामा की वैल्यू बढ़ेंगी, ऑप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, और जो ऑप्शन बायर यानी कि मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन सर ये जो वोलाटिलिटी है ये होती क्या है, और इस वोलाटिलिटी को मेजर कौन करता है? तो वेगा करता है। लेकिन वो वेगा मेजर कैसे करता है? इन्हीं सब की बातें करेंगे हम
आज की क्लास में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वेगा होता क्या है। लेकिन वेगा को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी क्या होती है। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी शोज मार्केट फोरकास्ट ऑफ हाउ मच द अंडरलाइंग माइट मूव इन द फ्यूचर। जैसे आपने न्यूज में देखते हो ना, जैसे वेदर फोरकास्ट आता है कि कल बारिश होने की चांस हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को मार्केट में देखते हैं कैसी है। अगर वोलाटिलिटी बढ़ रही है तो हम ये कह पाते हैं कि जो ओटीएम वाली स्ट्राइक्स हैं उनके आईटीएम बनने के चांस बढ़ रहे हैं या ज़्यादा हैं। कल ये ओटीएम से एटीएम बन सकती है या आईटीएम बन सकती है। तो जिस तरह से वेदर फोरकास्ट किया जाता है कि कल बारिश हो सकती है, करेक्ट, उसी तरह से हम लोग इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को देखकर ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि कल या परसों या उसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है। करेक्ट, इतनी बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को आप अनसर्टेनिटी मीटर की तरह देख सकते हैं। मतलब देखो, अगर मान लो ये एक मीटर है जो कि वोलाटिलिटी को दिखाता है, ओके। अब मान लो मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ रही है, ये जो मीटर है ये हाई की तरफ जा रहा है, तो हाई की तरफ जाएगा तो मार्केट में क्या बढ़ने लगेगी? तो आंसर है अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि जो ओटीएम है वो आईटीएम बन सकते हैं, है ना, और जो आईटीएम है वो उस केस में डीप आईटीएम हो जाएंगे। अगर मार्केट इधर की तरफ गया तो जो आईटीएम है वो एटीएम बन सकते हैं। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इधर भी बहुत तेजी से आ सकता है, इधर भी बहुत तेजी से आ सकता है। मार्केट में क्या बढ़ गई है? अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो हाई वोलाटिलिटी होने पर अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अगर वोलाटिलिटी लो होती जा रही है, अगर ये मीटर इधर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ लो की तरफ, तब क्या होगा? तो आंसर मार्केट में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तब हम कह देंगे कि अरे मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं है, इसका मतलब बड़े बड़े मूव नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े मूव नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जो ओटीएम है वो ओटीएम ही बने रहेंगे, ये सर्टेन है, और जो आईटीएम है वो आईटीएम ही बने रहेंगे, ये भी सर्टेन हो गया। सो मोर इज द वोलाटिलिटी, मोर इज द अनसर्टेनिटी, और लोअर इज द वोलाटिलिटी, लोअर इज द अनसर्टेनिटी। ये बात आई आपको समझ में। अब जो वोलाटिलिटी है वो हमेशा परसेंटेज में ली जाती है। जैसे अगर आप इस ऑप्शन चेन को देखो तो यहां पर आप जब वोलाटिलिटी की बात करोगे, आप आईवी की बात करोगे, तो ये 8.58%, 8.45%, ये 8.46% में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज को हटा देते हैं, परसेंटेज का सिंबल नहीं दिखाते, बट ये बेसिकली है किसमें? परसेंट में है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है। अब सवाल है कि जो, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई कि वोलाटिलिटी देखकर ये पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि मार्केट में बड़े बड़े मूव आने वाले हैं। वोलाटिलिटी अगर मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, यहां पर एट द मनी की वोलाटिलिटी 8.46 है अभी, करेक्ट। आपने इस स्ट्राइक को लिया हुआ है, मान लो एट द मनी को परचेज किया हुआ है या सेल किया हुआ है, सही है। तो उस केस में आपकी नजर यहां पर रहेगी आईवी पर। कैसे? अगर मान लो ये 8 से सपोज करो 9, 10, 11, 12 ऐसी होती हुई दिखे ये, तो आप समझ जाना कि मार्केट में बहुत बड़े मूव आने वाले हैं, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। ये बताता है। आया नहीं है उससे पहले ही अगर मान लो ये चेंज हुआ, तो इसका मतलब अगर ये तेजी से चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे होंगे, करेक्ट। तो जब इस पर नजर हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब ये 1 या 2 पॉइंट मूव करता है मिड मार्केट में, लाइव मार्केट चल रहा है, और ये 1-2 पॉइंट अगर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वोलाटिलिटी बढ़ रही है। और वोलाटिलिटी बढ़ रही है तो आउट ऑफ द मनी की जो कॉल्स हैं, है ना, उनके ऑप्शन के प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस केस में आउट ऑफ द मनी कॉल्स को परचेज करने में बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि क्या बढ़ रही है? अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ती जा रही है, वोलाटिलिटी बढ़ती जा रही है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो ये बेनिफिट है इसका। इसको मीटर की तरह ट्रीट करा करो कि अगर ये बढ़े तो आप ओटीएम परचेज करो, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट वहां जा सकता है, एटीएम बना सकता है उनको, करेक्ट। अगर ये घटने स्टार्ट हो जाए, 8 से 7 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, 6 की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाओ आज मार्केट में कुछ भी नहीं होगा, बड़े बड़े मूव नहीं आ सकते, ओटीएम लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उस केस में एटीएम ही सबसे बेस्ट स्ट्राइक रहेगी अगर लो वोलाटिलिटी है। लेकिन हालांकि अगर मार्केट में बहुत लो वोलाटिलिटी है तो एट द मनी वाली जो स्ट्राइक होगी
उसके लिए उसमें भी बायर को जो है बेनिफिट नहीं होगा। किसको बेनिफिट होगा? सेलर को। कैसे होगा वो अभी हम इस वीडियो में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या पढ़ लिया? हमने कहा कि जो वोलाटिलिटी है वो मार्केट के फ्यूचर फोरकास्ट को बताता है, ठीक है, परसेंटेज में इसको लिया जाता है। और साथ में एक चीज और भी हमने समझ ली कि अगर वोलाटिलिटी हाई होगी तो ऑप्शन के प्राइस जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई वोलाटिलिटी होगी उतने ज़्यादा मूवमेंट आएंगे और उतना ही ज़्यादा कोई भी स्ट्राइक के आईटीएम बनने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 25,000 पर है मान लो एटीएम, अगर मान लो आई भी बढ़ा, हाई वाई भी हो गया तो ये इधर से इधर पहुंच जाएगा, तो ये जो ओटीएम था इसके एटीएम बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर वोलाटिलिटी बढ़ती ही जा रही है तो मार्केट और भी इससे आगे अब निकल सकता है, तब इस केस में ये आईटीएम भी बन सकता है, करेक्ट। तो वोलाटिलिटी हाई होने पर मार्केट इधर की तरफ जाने पर जो ओटीएम थे उनके आईटीएम बनने के चांस बढ़ जाएंगे। मार्केट इधर भी जा सकता है, हाँ या ना। अगर मार्केट इधर जा रहा है और आपने पुट ऑप्शन परचेज किया हुआ है तो ये इस वाली जो स्ट्राइक थी पुट ऑप्शन के लिए ये आउट ऑफ द मनी थी, लेकिन तब ये क्या बनने लग जाएगी? आईटीएम बनने लग जाएगी। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो आईवी बढ़ने पर ओटीएम और आईटीएम वाली जो स्ट्राइक है ना, उन दोनों के क्या बढ़ने लगते हैं? आईटीएम बनने के चांस बढ़ने लगते हैं। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें लो वोलाटिलिटी की तो वहां पर जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो सस्ते होने लगते हैं, चीप होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मूवमेंट कम होती है। मूवमेंट कम होगी क्योंकि वोलाटिलिटी कम है तो लेस चांस होते हैं कि कोई भी ऑप्शन आईटीएम बन जाए। ये ओटीएम है तो ये ओटीएम ही रहेगा और ये आईटीएम है तो ये आईटीएम ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी लो है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। अच्छा चलो सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि ये जितना ज्यादा होगा उतना मार्केट में मूव आएगा। चलो ये तो समझ आ गया। लेकिन ये बताओ आप कि जो आप कह रहे हो कि वोलाटिलिटी के बढ़ने पर जो कॉल ऑप्शन के प्राइस हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये 8.46 है, करेक्ट, और अभी एट द मनी के जो स्ट्राइक का कॉल का जो प्राइस है वो कितना है? 100 रुपीज है। तो ये जब बढ़ेगा तो इसमें कितना चेंज आएगा ये कैसे पता चलता है? तो आंसर है कि मान लो अगर ये 8% है अभी और ये 8 से 9% हुआ, 1% मूव आया, करेक्ट। इसमें कितना मूव आया? 1% का मूव आ गया। तो इसके कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है ना वो पता है कितना मूव करेगा? वो उतना मूव करेगा जितना इस स्ट्राइक का क्या होगा? वेगा होगा। क्या होगा? वेगा होगा। ये बात आई समझ में? एक बार फिर से सुनो। अगर ये 8 से 9 हो गया, 8 से 9 कितना मूव किया? 1% मूव। तो इसके कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ जाएगा? तो आंसर है जितना इसका वेगा होगा। अगर इसका वेगा 10 है तो अगर ये 8 से 9 हुआ तो ये 100 से 110 हो जाएगा, उतना ही बढ़ेगा जितना इसका वेगा है। ये बात आई समझ में? तो मार्केट में वोलाटिलिटी में 1% इंक्रीज आने पर उसको कौन मेजर करता है, कौन बताता है कि ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा? तो आंसर है वो वेगा बताता है, ठीक है। तो वेगा क्या बताता है? एक बार फिर से देखिए। वेगा की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? वेगा की डेफिनेशन हमने ये लिखी है कि इट टेल्स यू फॉर ईच 1% चेंज इन IV हाउ मच डज द ऑप्शन प्राइस चेंज। डेफिनेशन समझ आ गई? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एट द मनी मान लो 25,000 है और इसका जो वोलाटिलिटी है वो 10% है और इसके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मान लो एग्जांपल के लिए 100 रुपीज है और इसका जो वेगा है वो कितना है? 8 है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 10% से 11% हो गई, कितने का चेंज आ गया? 1% का चेंज आ गया, सही है। तो इसके ऑप्शन का प्रीमियम कितना हो चुका होगा? इसी स्ट्राइक के ऑप्शन का प्रीमियम। तो आंसर जितना वेगा होगा, वेगा उसमें ऐड करा दो तो ये कितना हो गया होगा? नया ऑप्शन का प्राइस 108 रुपीज। क्लियर है? अगर मान लो सर ये 11 से और बढ़कर मान लो 12 हो जाए तो 12% हो जाए तब क्या होगा? तो आंसर फिर 1% का मूव आया, करेक्ट। अगर 1% का मूव आया और इसका वेगा अगर मान लो 8 है तो अब इसके प्राइस में 8 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो वेगा क्या बताता है? तो आंसर फिर से वेगा ये बताता है कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी में जैसे ही 1 पॉइंट का मूव आता है तो हमारे ऑप्शन प्राइस में जितना वेगा होगा उतना ही मूव आ जाएगा, उतना ही वो बढ़ जाएगा या उतना घट भी सकता है। क्या मतलब है सर उतना घट भी सकता है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो
इस 25,000 की स्ट्राइक का प्रीमियम 100 रुपीज है, वेगा 8 है और जो आईवी है वो 10% है अभी। लेकिन अगर मान लो ये आईवी 10% से 9% हो जाती है तो ये 1% अब क्या हो गई, तो आंसर 1% डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो जो इसका प्रीमियम 100 रुपीज था वो 8 रुपीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो नए ऑप्शन का प्राइस बचेगा वो कितना होगा, तो आंसर है कि जब बढ़ रही थी 1% तो वेगा के जितना ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर घट रही है तो वेगा के जितना ही उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, 92 रुपीज का रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वेगा का बढ़ना ऑप्शन बायर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्यों, क्योंकि वेगा बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ रहा है या ना, और अगर वेगा घटेगा तो ऑप्शन का प्राइस घटता है। तो ऑप्शन बायर के लिए ज्यादा वेगा होना बढ़िया है। और ज्यादा वेगा कब होगा, जब वोलाटिलिटी बढ़ती है। तो हाई वोलाटिलिटी जो है वो बायर के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी, और घटना जैसे जैसे वोलाटिलिटी घटेगी वो हमेशा सेलर के लिए क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो जब ये 10 से 9 होगा सेलर प्रॉफिट करेगा इतने रुपीज का, है ना। और अगर ये वोलाटिलिटी बढ़ेगी तो बायर जो है वो इतने रुपीज का प्रॉफिट करेगा अपने ऑप्शन की वैल्यू में। ये समझ आया आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट बात थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉल और पुट होते हैं उनके वेगा हमेशा ऑप्शन चेंज जब आप देखोगे तो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। क्या मतलब है सर इस बात का, देखो इस ऑप्शन चेन पर ध्यान दो। यहां पर ये जो एट द मनी है इसका वेगा आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो आंसर है सर ये 10.76 है कॉल के लिए, करेक्ट। लेकिन अगर आप पुट वाली साइड में जाओगे तब भी आपको 10.76 ही दिख रहा है। क्लियर है ये वाली बात आपको, ये करेक्ट। अच्छा, इसी तरह से यहां पर अगर आप वेगा किसी भी स्ट्राइक का देखो 25,650, इसकी आईटीएम का वेगा कितना है 8.35 कॉल ऑप्शन का, लेकिन अगर इसके पुट ऑप्शन का वेगा देखोगे तो वो भी 8.35 मिलेगा। तो हमेशा कॉल और पुट ऑप्शन के जो वेगा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। और अगर मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हैं, हम जानते हैं। तो क्या होगा, कॉल और जो पुट होंगे दोनों के प्राइस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉल का प्राइस बढ़ेगा या पुट का प्राइस बढ़ेगा। ये बात आ रही है आपको समझ में। अगर मार्केट में वोलाटिलिटी गिरती है, फॉल होती है, डिक्रीज हो रही है, तो वोलाटिलिटी डिक्रीज होने पर ऑप्शन के प्राइस डिक्रीज होते हैं, करेक्ट। ऑप्शन के प्राइस क्यों डिक्रीज होते हैं, क्योंकि जो ओटीएम है उनके एटीएम बनने के चांस नहीं रहे, अब आईटीएम है उनके भी एटीएम बनने के चांस नहीं रहे। तो होगा क्या, तो आंसर है उनके ऑप्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब उनकी ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उनके जो वेगा हैं वो भी डिक्रीज होंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन कॉल और पुट दोनों के वेगा क्योंकि सेम होते हैं तो अगर वो बढ़ेंगे तो दोनों ऑप्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे, और दोनों के वेगा क्योंकि सेम हैं तो अगर डिक्रीज होगी वैल्यू तो दोनों की डिक्रीज होगी। ये बात आई आपको समझ में। तो आईवी बढ़ने पर दोनों का प्राइस बढ़ता है और आईवी घटने पर दोनों कुल कॉल और पुट दोनों ऑप्शन का प्राइस घटता है। ये बात आई आपको समझ में। ओके, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है और ये जो वेगा हैं ये बायर और सेलर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो किसके लिए वोलाटिलिटी अच्छी होती है और किसके लिए कौन सी वोलाटिलिटी खराब होती है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर मान लो मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, तो आंसर है कि सर जो ओटीएम है ना उसके आईटीएम बनने के चांस बढ़ जाते हैं, हाँ या ना, क्योंकि मार्केट तेजी से इधर की तरफ मूव कर सकता है। बात तो सही है सर। तो इसके जो ऑप्शन की वैल्यू है, ओटीएम के ऑप्शन की वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो जिसने ऑप्शन ये बाय किया है ओटीएम आउट ऑफ द मनी का, अगर वोलाटिलिटी बढ़ी तो यहां से मार्केट कॉल ऑप्शन के लिए क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। ये जो ओटीएम है वो एटीएम भी बन सकता है और फिर उसके बाद और मार्केट आगे जाएगा तो आईटीएम भी बन सकता है। तो इसके ऑप्शन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तो ये किसके लिए अच्छा हुआ, तो आंसर है ऑप्शन जिसने बाय किया है ना उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। ये इसके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए बायर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। कौन सी वाली बात, कि जब आईवी राइज होती है, करेक्ट। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि जैसे ही मार्केट में मैं ऑप्शन चेन देखता हूं तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि अगर मैं आज सपोज करो सिर्फ बायर हूं,
मुझे सिर्फ बाय करने का ही ऑप्शन दिया गया है, तो मैं सिर्फ क्या देखता हूं कि वोलेटिलिटी हाई है या नहीं। अगर वोलेटिलिटी हाई है तब तो मेरे लिए बढ़िया है, तब तो सिर्फ आज ऑप्शन बायर बने रहने में ही फायदा है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो मार्केट में वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, तो आंसर है मार्केट में मूव आने बंद हो जाएंगे। मार्केट अगर जहां पर है, मान लो 25,000 पर है एट द मनी, तो वहीं पर ही घूमता रहेगा, वहीं पर घूमता रहेगा, तो उससे क्या होगा, तो आंसर है आउट ऑफ द मनी और जो आईटीएम है उन दोनों की क्या घटने लगेगी, टाइम वैल्यू। पूरे दिन में जो होगा वो टाइम वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी, और टाइम वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑप्शन की वैल्यू घटेगी, ऑप्शन की वैल्यू घटेगी तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो आंसर है सेलर को मिलेगा। जिसने ऑप्शन बाय किया है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और जितनी डिक्रीज हो रही है वो सब सेलर के अकाउंट में जा रही है। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो इसलिए ये किसके लिए अच्छा है, ये सेलर के लिए अच्छा है, करेक्ट, ये सेलर के लिए बढ़िया है। कौन सी वाली बात बढ़िया है सेलर के लिए, अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है। बात आई आपको समझ में। तो जो सेलर है वो हमेशा मार्केट में क्या बने रहना चाहता है, वो चाहता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़े ना, वो चाहता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी और फॉल हो जाए, यानी मार्केट में बड़े बड़े मूव ना आए। क्योंकि आप अब तक ये बात समझ चुके होंगे कि जब मार्केट में बड़े बड़े मूव आते हैं तो सेलर को बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं, करेक्ट। और जब मार्केट में बड़े बड़े मूव आते हैं तो बायर को बड़े बड़े फायदे होते हैं। मार्केट इधर की तरफ गया तो सारे कॉल ऑप्शन के बायर को बहुत बेनिफिट होगा, अगर मार्केट इधर की तरफ गया तो सारे पुट ऑप्शन बाय करने वाले को बहुत सारा बेनिफिट होगा, लेकिन सेलर को तब बेनिफिट नहीं होगा। तो हमेशा सेलर ये सोचता रहता है, हमेशा सेलर ये चाहता है कि मार्केट का जो आईवी है वो लो बना रहे, वो बढ़े ना। तो सारे ओटीएम वाले जितने भी बाय करने वाले हैं उन सब का जो है ऑप्शन का प्रीमियम उसको मिलता रहेगा। क्यों, थीटा अपना काम कर रहा होगा, टाइम डिके कराएगा, टाइम डिके जैसे जैसे होगा वैसे वैसे जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज होगी और सारा सेलर के अकाउंट में आता जाएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो अगर आप सिर्फ बायर हो तो मार्केट में क्या देखोगे, तो आंसर हम ये देखा करेंगे कि वोलेटिलिटी हाई है या नहीं। अगर वोलेटिलिटी हाई है तो आज ऑप्शन बायर बनने में फायदा है, अगर वोलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है तो ऑप्शन बायर बनने में कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ सेलर ही पैसा लेकर जाएगा। क्यों, मार्केट में मूव ही नहीं आएंगे। ये बात आई आपको समझ में। ओके, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो मनीनेस होता है वो किस तरह से वेगा की वैल्यू को अफेक्ट करता है। ओके, मनीनेस मतलब ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, इन पर वेगा की वैल्यू कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है और कहाँ कम देखने को मिलती है। तो ये तो बड़े आसानी से देखा जा सकता है। सर कहाँ पर देखोगे, ऑप्शन चेन में देखोगे। तो चलो ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ये है एट द मनी, अभी इस ऑप्शन चेन में ये एट द मनी है, करेक्ट। इसका अगर आप वेगा पर ध्यान दें तो ये वेगा में यहाँ पर 10 दिखा रहा है, 10 है ना। लेकिन अगर मैं कॉल ऑप्शन के आईटीएम की बात करूं, है ना, तो आईटीएम वाली स्ट्राइक पर आप देखो ये वेगा डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर 10.76 है, फिर 10.35 हुआ, फिर 9.48, फिर 8.35, और जैसे जैसे मैं और डीप आईटीएम की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे वेगा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से अगर मैं एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ चलना स्टार्ट कर दूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि एट द मनी पर तो जो वेगा है वो 10 है, लेकिन जैसे जैसे मैं आउट ऑफ द मनी की तरफ चलता हूं तो ये जो वेगा है वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। देखो यहाँ पर 10.67, फिर 10.15, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, है ना। तो क्या हो रहा है, ओटीएम पर वेगा छोटे देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल देखने को मिल रहे हैं। एटीएम पर सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, और आईटीएम पर भी स्मॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या रूल बना, तो सर बिल्कुल सिंपल सा रूल बन गया, क्या कि जो एट द मनी होते हैं उनके जो वेगा होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, और आईटीएम और ओटीएम के वेगा एटीएम के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, लो होते हैं। जितना आप डीप ओटीएम जाते जाओगे उसका वेगा उतना ही आपको लो मिलेगा, जितना आप डीप आईटीएम जाते जाओगे उसका वेगा उतना ही छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा मिलेगा कहां पर, हाईएस्ट कहां पर होगा, तो आंसर है यहां पर, करेक्ट। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो इसका मतलब तो सर आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ इसका कैसा दिखता होगा, तो आंसर है कि देखो बिल्कुल सिंपल है। ये मान लो हम ग्राफ बनाते हैं इसका,
और वो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, सबसे हाईएस्ट वेगा की वैल्यू और सबसे लोएस्ट वेगा की वैल्यू कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी। तो आंसर है सर ये जो रहा होगा ना, ये डीप आईटीएम रहा होगा। आपने इसका क्या बनाया है, देखो लो वेगा बनाया है, सपोज करो ये वेगा की वैल्यू को दिखाता है, ठीक है ये। और सबसे हाईएस्ट वेगा कहाँ पर देखने को मिल रहा है, एट द मनी पर देखने को मिल रहा है। ये सबसे हाईएस्ट, देखो ये कप्पा की वैल्यू यहाँ पर है ना, सबसे हाईएस्ट है। और ये सबसे जो लो दिख रहे हैं ये कहाँ पर दिख रहे हैं, ओटीएम पर दिख रहे हैं। करेक्ट, इतनी बात आ रही है आपको समझ में। तो ये ग्राफ तो आपको समझ में आता है ना, एटीएम पर सबसे हाईएस्ट वेगा और ओटीएम और आईटीएम पर वेगा की वैल्यू लो होती चली जाती है। आसान है ये, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो हाईएस्ट वेगा हैं एट द मनी पर जो आप दिखा रहे हो, हमने ऑप्शन चेन में भी देखा कि हाईएस्ट वेगा है, बात तो सही है, लेकिन है क्यों। तो आंसर है कि जो वोलाटिलिटी होती है ना, वोलाटिलिटी किसको अफेक्ट करती है बढ़ने पर। अगर मान लो वोलाटिलिटी बढ़ जाए या वोलाटिलिटी कम हो जाए तो वो कौन सी वैल्यू को अफेक्ट करती है, कौन सी वैल्यू को अफेक्ट करती है। मतलब देखो हम जानते हैं कि ऑप्शन के प्राइस में दो वैल्यू होती हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। तो जब वोलाटिलिटी बढ़ती है या घटती है ना, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू को नहीं, किसको अफेक्ट करती है, टाइम वैल्यू को अफेक्ट करती है। ये बात ध्यान रखना। और वोलाटिलिटी को कौन मेजर करता है, वेगा मेजर करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वोलाटिलिटी टाइम को अफेक्ट करती है तो मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि वेगा जो है वो सिर्फ टाइम की वैल्यू को दिखाता है, कि टाइम की वैल्यू में जो चेंज आएंगे उसके अकॉर्डिंग वेगा में चेंज आएंगे। बात सही है। तो जो हाईएस्ट टाइम वैल्यू होती है वो किसके पास होती है, तो आंसर एट द मनी के पास होती है। अगर एट द मनी के पास हाईएस्ट टाइम वैल्यू है, करेक्ट, तो उसका जो वेगा होगा वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। ये बात आती है आपको समझ में। और ये जो ओटीएम है और जो आईटीएम है इनके पास टाइम वैल्यू कम होती है, तो इनके वेगा भी लो होते हैं। तो बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एट द मनी पर हाईएस्ट वेगा क्यों देखने को मिलता है, तो आप कहना कि जो वोलाटिलिटी होती है ना वो टाइम वैल्यू को अफेक्ट करती है। करेक्ट, यानी कि वेगा अफेक्ट होगा किससे, टाइम वैल्यू से। करेक्ट, टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा किसके पास, एटीएम के पास, इसलिए उसका वेगा हाईएस्ट होगा। जितना ज्यादा टाइम वैल्यू उतना ज्यादा वेगा, जितनी कम टाइम वैल्यू उतना कम वेगा। ये समझ आया आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि किस तरह से जो वेगा है वो टाइम वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि हाई वोलाटिलिटी होगी तब वेगा की वैल्यू के साथ क्या होगा, या लो वोलाटिलिटी होगी तब वेगा की वैल्यू के साथ क्या होगा, तो उसको भी बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। इसे हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ आईवी लेवल। ठीक है, वोलाटिलिटी कम या ज्यादा होने पर क्या होगा। देखो, अगर मान लो मार्केट में वोलाटिलिटी लो है, लो आईवी है, लो इंप्लाइड वोलाटिलिटी है, तब क्या होगा। तो आंसर है कि देखो जो एट द मनी थे, एट द मनी का वेगा हाईएस्ट था क्योंकि टाइम वैल्यू ज्यादा थी। ओटीएम का वेगा लो था, टाइम वैल्यू कम थी। आईटीएम का वेगा लो था, टाइम वैल्यू कम थी, इसलिए लो था। ठीक है, ये तो था जब स्टार्टिंग की हमने बात की। ओके, अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि मार्केट में अगर वोलाटिलिटी लो है, अगर वोलाटिलिटी लो है इस बात का क्या मीनिंग होता है, तो आंसर है अगर आईवी लो है तो जो हमारा एटीएम है वहां से स्ट्राइक ना तो इधर की तरफ मूव करेगी ना इधर की तरफ मूव करेगी। सही बात है, क्योंकि वोलाटिलिटी लो है, मार्केट में मूव आ ही नहीं रहे हैं बड़े बड़े। करेक्ट, तो इसके आईटीएम बनने के चांस बहुत कम है। सही बात है, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा और इससे क्रॉस कर जाएगा तभी तो ये आईटीएम बनेगा। तो इसके अब आईटीएम बनने के चांस बहुत कम है क्योंकि लो आईवी है। अगर लो वोलाटिलिटी है तो क्या होगा, तो इसका वेगा लो था, ये और छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आईटीएम बनने के चांस अब बहुत कम है। तो लो होगा, ठीक है, वेगा जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि लेस चांस है आईटीएम बनने के। सिमिलरली इसका भी अगर हम देखें तो अगर मान लो मार्केट इधर की तरफ अगर जाता है, ठीक है, इधर की तरफ जाने लगता है, तो इधर की तरफ जाएगा तो ये ओटीएम बनेगा। करेक्ट, और अगर ये इधर की तरफ जाता है तो ये और डीप आईटीएम हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन अगर मार्केट में वोलाटिलिटी ही लो है तो ना तो इसके ओटीएम बनने के चांस हैं ना इसके डीप आईटीएम बनने के चांस हैं, तो क्या होगा, तो आंसर है इसका वेगा अभी भी लो है
और धीरे धीरे अगर वोलेटिलिटी लो ही रही तो इसका वेगा और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अब आईटीएम बनने के चांस कम रह गए हैं, या इसके डीप आईटीएम बनने के चांस कम रह गए हैं। ये बात आई आपको समझ में। लेकिन एट द मनी का जो वेगा है, जो कि हाईएस्ट वेगा है, जो हाईएस्ट वैल्यू रखता है ऑल टाइम, पूरी एक्सपायरी आने तक हमेशा जो हाईएस्ट टाइम वैल्यू होगी वो इसी के पास रहेगी, एट द मनी के पास। तो इसका वेगा हमेशा हाईएस्ट ही रहेगा। ये बात आपको आती है समझ में? ये तो लो होते और लो होते चले जाएंगे, लेकिन ये इनके कंपैरिजन में ये वाली स्ट्राइक का जो वेगा है ये हमेशा हाईएस्ट ही रहेगा। तो इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, हाई है हाई ही रहेगा। वो लो थे और लो हो गए, लेकिन ये हाई है हाई ही रहेगा इनके कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा स्टेबल कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा स्टेबल है। ये बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन अगर मान लो एग्जांपल के लिए वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई, इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, सीधा सीधा 2-2, 3-3, 4-4% बढ़ती जा रही है, तब क्या होगा सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी तो क्या होगा? तो आंसर है इसका मतलब मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, और अगर बड़े बड़े मूव आ रहे हैं इस बात का मतलब यह है कि इस वाली स्ट्राइक का आईटीएम बनने के चांस बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर मान लो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी तो ये इधर भी जा सकता है, अगर ये इधर गया तो ये एट द मनी बन जाएगा, अगर मार्केट इधर गया तो ये एट द मनी बनेगा। और आप जानते हो कि एट द मनी के वेगा हाईएस्ट होते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जब वोलेटिलिटी लो थी तब इनके वेगा लो थे, ये बात आप जानते हो। लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ने लग गई तो ये यहां से यहां ये मूव करा मार्केट, ये क्या बन गया? एट द मनी। तो इसका जो वेगा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बनता जा रहा है? एट द मनी बनता जा रहा है। तो वोलेटिलिटी बढ़ने पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इधर की तरफ चला जाए, इधर की तरफ जाएगा तो ये एट द मनी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये एट द मनी बनेगा तो इसका भी वेगा क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात याद रखो मार्केट में, क्या? वोलेटिलिटी बढ़ने पर जो आईटीएम है और जो ओटीएम है उन दोनों के एटीएम बनने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट इधर भी जा सकता है इधर भी, इसलिए उनके जो वेगा हैं वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक। लेकिन जो एटीएम है वो इनके कंपैरिजन में उनके जो वेगा हैं वो स्टेबल ही रहते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि स्टेबल रहते हैं? देखो, इस बात का मतलब ये है कि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है ना, हाई हो जाती है, तब उस केस में जो आईटीएम और ओटीएम है उनके चांस बढ़ जाते हैं एटीएम बनने के। करेक्ट? तो अभी चांस बढ़ रहे हैं कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, अभी बने नहीं हैं, चांस बढ़ते जा रहे हैं। चांस बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि उनके जो वेगा हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एट द मनी है वो अभी भी हाईएस्ट वेगा के साथ है, और जब जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है तब भी वो अपने वेगा को स्ट्रांग ही मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि अभी ये बना नहीं है एटीएम, इसके चांस बढ़े हैं, इसलिए वेगा इसका बढ़ना स्टार्ट हुआ है। हाँ, अगर ये एटीएम बन गया तो ये क्या बन चुका होगा? आईटीएम। तो इसके कंपैरिजन में इसके जो वेगा हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अभी बढ़ रही है तो ये इनके चांस बढ़ रहे हैं, अभी हुए नहीं है ये एटीएम, बढ़ रहे हैं, तो इनके वेगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट? लेकिन ये स्टेबल बना रहेगा। तो ये इफेक्ट होते हैं किसके? आईवी के। एक बार फिर से बताइए, अगर लो आईवी है तब क्या होगा? तो आंसर सर, मार्केट में लो आईवी है तो आईटीएम और ओटीएम के चांस कम हैं कि वो एटीएम बन जाएं, तो उनके वेगा जो पहले से लो थे वो लो ही रहेंगे और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन एटीएम फिर भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट में आईवी हाई हो रही है, बढ़ रही है, तब क्या होगा? तो आंसर आईटीएम और ओटीएम के चांस बढ़ रहे हैं एटीएम बनने के, तो उनके वेगा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एटीएम फिर भी स्टेबल रहेगा, वो हाईएस्ट वेगा के साथ ही रहेगा। ये समझ आया आपको? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ आईवी लेवल्स। चलिए, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो टाइम है वो वेगा की वैल्यू को किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आती है तो वेगा की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम ये तो जानते ही हैं कि जो एट द मनी होता है उसके पास सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है। ओटीएम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एटीएम हाईएस्ट टाइम वैल्यू रखता है, ओटीएम के पास टाइम वैल्यू कम होती है, आईटीएम के पास भी टाइम वैल्यू कम होती है। अब जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है वैसे वैसे टाइम वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी।
आईटीएम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, एटीएम की भी डिक्रीज होगी और ओटीएम की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, टाइम वैल्यू तीनों की डिक्रीज होंगी। लेकिन सवाल यह है कि सबसे तेजी से किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? तो आंसर है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगी उतना ही वो तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट होगी जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आएगी। तो क्योंकि एट द मनी का जो टाइम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आती है उसका ऑप्शन का प्राइस सबसे तेजी से डिक्रीज होता है, बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि चलो वेगा के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब ऑप्शन का प्राइस तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो मान लो एट द मनी है 25,000, ठीक है, स्टार्टिंग में जब ऑप्शन में एक्सपायर होने में सपोज करो 1 वीक है, तब आप देखोगे कि जो एट द मनी का जो वेगा है वो हाईएस्ट होगा और जो ओटीएम और आईटीएम के वेगा हैं वो इसके कंपैरिजन में लो होंगे। करेक्ट। अब मान लो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जा रही है, नियर क्या होगा, एक्सपायरी जैसे जैसे पास आ रही है तो होगा क्या? तो आंसर है कि एक्सपायरी पास आने पर जो आईटीएम है, जो ओटीएम है, उन सबके जो ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू होंगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। करेक्ट। अब टाइम वैल्यू डिक्रीज होंगी तो इनके वेगा भी डिक्रीज होंगे, इनके वेगा भी डिक्रीज होंगे और इनके वेगा भी डिक्रीज होंगे, तीनों के वेगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जो एट द मनी वाला है, एट द मनी वाला जो हाईएस्ट वेगा रखता था वो सबसे तेजी से फास्टेस्ट डिक्लाइन होगा, सबसे तेजी से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्यों? तो आंसर है वो इसलिए होगा क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू थी। करेक्ट। तो फिर से टाइम टू एक्सपायरी जैसे जैसे पास आता है तो सबसे तेजी से वेगा किसका घटना स्टार्ट होता है, किसका वेगा सबसे तेजी से डिक्रीज होता है या डिक्लाइन होता है? तो आंसर है एट द मनी का, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। ये भी डिक्लाइन होंगे, ये भी डिक्लाइन होंगे, लेकिन ये स्लोली होंगे, लेकिन ये बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा इसका वेगा। ये इफेक्ट होता है टाइम टू एक्सपायरी का वेगा की वैल्यू पर। बताइए क्या बात समझ आई आपको? तो आंसर है बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आएगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम सबके वेगा की वैल्यू क्या होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। करेक्ट। लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो डिक्रीज होगा वो कौन होगा, एट द मनी होगा। ये समझ आया आपको? तो सर चलो ये बात तो समझ आ गई कि जो डेल्टा है, गामा है और वेगा है ये सब बायर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब जब वोलाटिलिटी हाई होगी मार्केट में। लेकिन सर क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जो हमारा मार्केट में वोलाटिलिटी हो या ना हो तब भी बायर को बेनिफिट करवाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए तब भी ऑप्शन बायर को बेनिफिट करवाए? क्या कोई ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जिसकी हेल्प से हम मार्केट में डेली इनकम कर सकते हैं? क्या कोई एक ऑप्शन ग्रीक है जिसका जो रिस्क फ्री कोई मार्केट में किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो और फिर भी हमें पूरा प्रॉफिट करवाता रहे बिना रिस्क के? क्या कोई ऐसा ऑप्शन ग्रीक मार्केट में एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है हाँ, एक ऑप्शन ग्रीक ऐसा है जिसमें रिस्क फ्री पैसा आप कमा सकते हो, जिसमें आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो, जिसमें कोई रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूब सकता है। ऐसा ऑप्शन ग्रीक का नाम है रो। हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रो किस तरह से आपको बेनिफिट करता है, आपको रिस्क फ्री पैसा कमाने का मौका देता है। एज अ ऑप्शन बायर उसका वोलाटिलिटी से कोई लेना देना नहीं, उसका मार्केट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और उसमें डेली इनकम कर सकते हो। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको वेगा वाली ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि वेगा किस तरह से काम करता है और किस तरह से आउट ऑफ 4 ऑप्शन ग्रीक 3 ऑप्शन ग्रीक हाई वोलाटिलिटी के केस में ऑप्शन बायर की हेल्प करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि जब वो मार्केट में जाएं तो कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि आज मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है या नहीं है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।